स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर तो बहुत डिस्कशन हो गया। तो अगली खबर तो है सैमसंग की तरफ से। अब सैमसंग जो है सभी तरीके के स्मार्टफोन वाले बिजनेस में घुसा हुआ, चाहे वो चिपसेट बनाना हो, चाहे वो बढ़िया डिस्प्लेस बनाना हो, कैमरे के लिए सेंसर बनाना हो। तो अगली खबर जो है सैमसंग के आने वाले एक सेंसर पे ही है, जो कि 600 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। अभी एक पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बता दूं, जो हम लोग की ह्यूमन आई होती है, वो अराउंड 500 मेगापिक्सल के अराउंड जो है उसको मेजर किया गया है या फिर देखा गया है। और जो सैमसंग का नया एक इमेज सेंसर आने वाला है, वो 600 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो अब शायद से वही बात है कि जो है हम लोग को फोटोज जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। और जो ये स्नैपड्रैगन 888 की बात हम लोग कर रहे थे अभी, इसमें हम लोग को ट्रिपल आईएसपीज देखने को मिले थे। तो यहाँ पे भी उसका भी फायदा सैमसंग या आने वाले स्मार्टफोन उठा सकते हैं, बड़े 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 सेंसर के आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, स्नैपड्रैगन के बाद ये जो खबर आप बता रहे हैं अभिषेक, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर मुझे लग रही है। क्योंकि देखिए 600 मेगापिक्सल का कैमरा फ़ोन, इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरीके की स्टोरी चलाई थी जिसमें हम कह रहे थे कि भाई साल 2021 में 108 मेगापिक्सल बहुत पुराना हो जाएगा, शायद 300 मेगापिक्सल हाँ। 200 मेगापिक्सल के हमें कैमरे सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेंगे। लेकिन 600 मेगापिक्सल, इसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या होगा? इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो सैमसंग के इंजीनियर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हैं कि इसकी प्रैक्टिकल यूजेस क्या हो, क्योंकि 600 मेगापिक्सल बहुत बड़ा हो जाता है। आप क्या करोगे? मतलब जिसे कहा जाए 600 मेगापिक्सल का आप यूजेस कहां पर लेकर आओगे? मुझे जहां तक इसका यूजेस लगता है, कहीं ना कहीं जो सैमसंग के फोन्स में हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग हमें जो देखने को मिल गई है, तो वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को और ज़्यादा बेटर बनाने में, क्योंकि वो 8K रेजोल्यूशन में इमेजेस भी कैप्चर करने की काबिलियत है। तो 8K कहीं ना कहीं हम्म। ये कहा जाता है कि 8K जो रेजोल्यूशन है वो बहुत हद तक ह्यूमन आई के नज़दीक बैठ पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए 8K और ज़्यादा बेटर होता चला जाएगा ये 600 मेगापिक्सल लॉन्च होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 600 मेगापिक्सल हमें 2021 में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इसको लॉन्च होते होते कहीं ना कहीं 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। क्या क्या कहते हो अभिषेक, तुम्हारा क्या मानना है? अभिषेक लगता है फ्रीज हो गए हैं। तो 600 मेगापिक्सल वाला जिसे कहा जाए ये कब तक लॉन्च होता है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगली खबर की तरफ भी चलते हैं। अगली खबर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या आने वाली है। अगली खबर जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स भी आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे। और ये फोल्डेबल फोन्स सैमसंग ने तो भैया लॉन्च कर दिए, लेकिन ये जो फोल्डेबल फोन्स है सैमसंग के फोल्ड 2 इस साल हमें देखने को मिला, जेड फ्लिप देखने को मिला सैमसंग का। अभिषेक मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूं, हम लोग जेड फ्लिप के बाद जो सैमसंग के जो फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताना जी जी चाहेंगे? जी। तो सैमसंग के सैमसंग के जो नए फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाले हैं, जो गैलेक्सी जेड फ्लिप या जेड फोल्ड नाम से जो अभी चल रहे थे, उनके ही एक नए वर्जन हम लोग को देखने को मिलेंगे अगले समय में, शायद से देखने को मिल सकते हैं। जेड फोल्ड 3 और गैलेक्सी जी फ्लिप, जो है फ्लिप फोन था, उसका सेकेंड वर्जन देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही साथ जो है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन, 1.5 लाख रुपए तक इनकी प्राइस आती है। और जो है एक अभी एक जो है एक नए जो डिवाइसेस हैं, ये तो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल यूज भी मेरे ख्याल से उतना नहीं है। तो उसको देखते हुए नॉर्मल जनता के लिए एक जेड फोल्ड लाइट भी जो है सैमसंग शायद से निकाल सकता है। तो ये काफी अच्छी खबर सुनने को मिल रही है सैमसंग की तरफ से। काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हालांकि ये जो स्क्रीन के ऊपर जो हम दिखा रहे हैं ये फोल्ड 3 की इमेजेस नहीं है, ये फोल्ड 2 की इमेजेस हैं। लेकिन फोल्डेबल फोन्स नो डाउट, अक्की लखनऊ वाले भी कह रहे हैं फोल्डेबल आईफोन के बारे में जानना चाह रहे हैं। फोल्डेबल आईफोन के बारे में भी बताएंगे। अभी आज के दिन तो फोल्डेबल आईफोन के बारे में खबर नहीं है। आज के दिन हम बात करेंगे जो फोल्ड 3, सैमसंग फोल्ड 3 जो जी फोल्ड 3 देखने को मिलेगा उसके ऊपर है। तो अभिषेक क्या कहते हो? कमाल फोन होने वाला है। और ये क्योंकि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी, जैसे कि सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड 3 है और जो गैलेक्सी फ्लिप 2 है, उसमें हम लोग को शायद से जो अंडर डिस्प्ले, अब तक हम लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर तो देख ही रहे थे, शायद से इसमें हम लोग को अंडर डिस्प्ले कैमरा का भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो जो कैमरा में हम लोग जो वो गंदा सा नॉच या फिर पंच होल देखते हैं, जो काफी डिस्ट्रैक्टिंग लगता है हम लोग को, जो है एक इमर्सिव एक्सपीरियंस
नहीं दे पा रहा है, तो वो जो है वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अंडर डिस्प्ले कैमरा की मदद से। तो ये वाला भी जो है सैमसंग ला सकता है गैलेक्सी के फोल्ड 3। हम्म। तो फोल्ड 3 में अच्छी चीज जो देखिए फीचर वीचर्स वाली तो बात है, मैं वो तो आप कीजिए, मैं दरअसल ट्रेंड के ऊपर करूंगा। 2021 और उसके आगे कहीं ना कहीं फोल्डेबल स्क्रीन्स ही अब नेक्स्ट आपके फ्लैगशिप डिवाइसेस होने वाले हैं। जो अब जैसे 1.5 लाख अक्की कह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का फोन होगा, तो बिल्कुल 1.5 क्या 2 लाख का भी हो सकता है ये फोन अक्की। लेकिन जी। आने वाले दिनों में जितने भी लोग जो कहते हैं ना वो टशन वैल्यू के लिए कौन सा फोन खरीदेंगे, तो वो टशन वैल्यू के हिसाब से तो जो आपके फोल्डेबल फोन्स ही आएंगे। और साथ में जैसे कि मनदीप भी कह रहे हैं कि फोल्डेबल फोन्स में कई आपको अफोर्डेबल फोन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और अफोर्डेबल ज्यादातर फ्लिप डिजाइन में होंगे, क्योंकि फ्लिप डिजाइन वाली चीज जो ये है कि कंपनीज को बनाना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। बाकी और जो ओप्पो ने जो दिखाया था अपना एक्स सीरीज का फोन दिखाया था उन्होंने अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले, जिसमें वो स्क्रीन अंदर ही अंदर रोटेट होती रहती है, फोल्ड हाँ, हो वो फोल्ड हो रोलेबल होके थी। जाती है, रोलेबल स्क्रीन जो थी, रोलेबल OLED डिस्प्ले वाला। तो वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, पैसा ज्यादा लगेगा, नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन फ्लिप डिजाइन वाले फोन्स अब थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में आने लग जाएंगे। और इससे पहले भी, आज से 10-15 साल पहले भी, वो जो क्लैमशेल डिजाइन वाले फोन होते थे वो एक तरीके से फ्लिप वाले ही होते थे, उसमें सिर्फ वो स्क्रीन ही तो इनको वही तो चीज नहीं आई है। तो ये एक ट्रेंड ऐसा है जो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो ज्यादा डिजाइन फिलॉसफी जो हमें देखने को मिलेगी, ओप्पो ने जो इस्तेमाल में लाया है, वो जो रोलेबल फोन जो उन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्च मतलब जो कॉन्सेप्ट दिखाया था, तो रोलेबल वाला ज्यादा मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें फोन इस तरीके से आपका स्ट्रेच होता है और ऑटोमेटिकली वो फोन धीमे से आपका नॉर्मल इसमें आ जाता है। तो आपको एक बार में मोटाई जरूर उस फोन की ज्यादा होगी, लेकिन आपको वो फोल्ड वोल्ड करने का चक्कर नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो सैमसंग के Z Fold 2 का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे टेक गुरु 2.0 पर करके रखा हुआ है, तो Z Fold 2 में क्या होता है, या इवन Z Fold में भी, कि जब वो स्क्रीन बहुत बार फोल्ड होती चली जाती है तो एक क्रीज आपको डे वन से दिखनी शुरू हो जाती है। तो वो क्रीज की समस्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। बाय द वे, यहाँ पर मैं सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि टेक गुरु 2.2 सर्च मारो यूट्यूब के ऊपर, ये हमारा नया चैनल है। और ये चैनल जो है टेक गुरु 2.2 जो नया चैनल है, वो पूरी तरीके से न्यूज के ऊपर फोकस्ड रहेगा। वहां पर आपको नए वीडियोस देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर न्यूज रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो टेक न्यूज जो आपको इस मौजूदा चैनल जिस पर आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके ऊपर न्यूज आपको इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं देखने को मिलती थी। न्यूज आपको आने वाले वक्त में 2.2 पर ही देखने को मिलेगी। इस तरीके की रेगुलर टेक न्यूज भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। और 2.2 पर आपको अभिषेक और बाकी और हमारे जो टीम में लोग हैं वो सब भी वहां पर कुछ ना कुछ कमाल करते हुए दिखेंगे। तो अभिषेक, अगली खबर पे पढ़ा जाए, बहुत होगी फोल्ड 3 की बात। जी, जी, ज़रूर। तो अगली खबर तो है फौजी को लेके। अब फौजी के बारे में आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार कब देखने को मिलेगा और कैसा होगा ये वाला गेम फौजी जो आने वाला है। तो फिलहाल तो इसको लेके अभी हाल ही में प्री रजिस्ट्रेशन प्ले स्टोर पे हुए थे, जिसमें से जो है प्री रजिस्ट्रेशन आप लोग ने 10 लाख लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया था इसके ऊपर, मतलब 1 मिलियन लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया था। तो वो देख के लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको लेके इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं एक इंडियन कंपनी को, एक इंडियन डेवलपर को एज़ एक स्वदेशी भारतीय गेम लाने के लिए। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है और शायद से जो फौजी गेम है, ये हम लोग को दिसंबर में यानी कि इस महीने ही देखने को मिल सकता है। और फिलहाल तो उसके बारे में कोई पर्टिकुलर फिक्स डेट नहीं सामने आई है, ना ही कोई ऐसी लीक्ड न्यूज़ या खबर कोई ऐसी आई है। लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो फौजी गेम है वो हम लोग को इसी साल दिसंबर के खत्म होते-होते ही देखने को मिल सकता अगली खबर भी बता दीजिए। है। अगली खबर भी आपके मनपसंद गेम फौजी को लेके ही है, मतलब पबजी को लेके है, सॉरी। क्योंकि पबजी जो है वो काफ़ी टाइम से बैन हुआ है इंडिया में, उसके जो टेंशन की वज़ह से जो उनके नाते रिश्तेदार थे, मतलब जो उनके रिश्ता था टेंसेंट कॉर्पोरेशन के साथ पबजी का, तो उसकी वजह से इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया था और अभी तक बैन हुआ है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी कि पबजी मोबाइल
अब इंडिया के लिए भी स्पेसिफिकली आने वाला है। तो अब वो भी आने वाला है, वो भी काफ़ी रुका हुआ है। तो पहले वो सब लोग कह रहे थे कि दिवाली में आने वाला है, फिर कह रहे थे थोड़ा और समय बाद आएगा, अब कह रहे दिसंबर में आने वाला है, 1 दिसंबर को आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक भी कोई खबर नहीं है। मिनिस्ट्री भी जो है पबजी कॉर्पोरेशन के साथ अभी बात नहीं कर रही है, ऐसी कुछ खबरें आई हैं सामने। तो फिलहाल पबजी आएगा तो ज़रूर, इतना तो पक्का है, लेकिन कब तक आएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और कुछ-कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद एक एक बार फिर से फ्रीज हो गए हैं लगता है अभिषेक। सो और पबजी के बारे में कहीं पबजी जो है जी उसको हाँ अभिषेक कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसीलिए शायद 5G की फौजी जरूरत है को जो इंडिया है में, इसीलिए 5G की जरूरत है। लेकिन लोग यही कहेंगे कि यहाँ 4G तो ढंग से चलता नहीं है, 5G क्या करे चलेगा। बात तो सही है, बिल्कुल फॉर्च्यून बिल्कुल नहीं चलता है यहाँ पे जहाँ पे मैं स्पेशल हूँ। और तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली कि शायद से मतलब कुछ-कुछ बातें सुनने में ऐसी आ रही है कि पबजी को इसलिए रोका जा रहा है अभी क्योंकि जो फौजी है वो भी लॉन्च होने वाला है और ये क्योंकि इंडियन गेम है, तो कहीं जो है इंडियन कंपनी को उसका नुकसान ना हो या कहीं पबजी की जो हाइप है, जो इतना बड़ा ऑडियंस उन्होंने बिल्ड कर रखी है, वो कहीं फौजी की जो हाइप बन रखी है थोड़ी बहुत, उसको उड़ा के ना चला जाए, इसीलिए शायद से पबजी को रोका गया। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 4G के कारण पबजी को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 4G कोई भारतीय सरकार का गेम थोड़ी ना है। ये भारतीय सरकार थोड़ी ना लॉन्च कर रही है उस गेम को कि उसको कोई स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात जो मुझे लगती है कि 4G खुद अभी कुछ उसके डेवलप होने में कोई दिक्कत दिक्कत तो खैर भाई थोड़ी हाइप बिल्ड की जाती है किसी भी गेम को लॉन्च करने से पहले। तो मुझे जहां तक लगता है कि 4G और पबजी के लॉन्च के बीच में आप ये माने कि 2-3 हफ्ते का वक्त होगा, क्योंकि अ, मुझे नहीं लगता कि पबजी मोबाइल इंडिया जो है ये 2021 से पहले लॉन्च हो रहा है। ये पूरा साल हमें पबजी मोबाइल इंडिया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक मिनिस्ट्री ने टाइम ही नहीं दिया है। और अगर उस तरीके से देखें तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो देखते हैं, रविशंकर प्रसाद, वही कानून मंत्री भी हैं। और इस वक्त पूरे देश में चल रहा है किसानों का आंदोलन, जो तो उसमें जी। बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि कानून मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी उस तरफ भी बैठेगी। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि ये जो किसान संबंधी बिल, ये ज़्यादा ज़रूरी है या पबजी मोबाइल इंडिया का रीलॉन्च होना ज़रूरी है। और जब तक मिनिस्ट्री से जी। अप्रूवल नहीं मिलता तब तक तो गेम, इन्होंने कंपनी नहीं बना ली है, वो सारी चीज़ ठीक है। लेकिन जब तक वो मिनिस्ट्री बैन नहीं हटाती तब तक तो आने नहीं वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी आएगा पबजी मोबाइल इंडिया तो वो ज़बरदस्त हिट होने वाला है। और आप ये भी माने कि आज ही कई रिपोर्ट्स कह रही थी कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया पबजी का 5वां ऐसा गेम होगा जो एक देश के लिए डेडिकेटेड बना है। इससे पहले चाइना, जी। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये 4 देश ऐसे हैं जहां पर पबजी का अलग अलग वर्जन है। जैसे चाइना में उसका नाम गेम ऑफ पीस है, ताइवान में पबजी मोबाइल ताइवान है, देन आपके साउथ कोरिया और जो जापान में है वहां पर तो पबजी नाम से ही है, और वहां पर तो कहीं टेंशन वेंशन का कहीं भी कुछ लेना देना है नहीं। तो पबजी मोबाइल इंडिया में इन्होंने सरकार की जो भी आपत्तियां थी वो तो सब मान ली है। आप देखिए मिनिस्ट्री कब टाइम देती है। तो इस साल तो मुझे नहीं लगता, हमें कहीं जनवरी 2021 में तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो मतलब सीधी बात ये है कि पबजी के लिए भी थोड़ा बहुत और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और फौजी भी काफ़ी जल्द हम लोग को देखने को मिलेगा उसके साथ ही। तो अगली खबर क्या है अभिषेक? अगली खबर है एक स्मार्टफ़ोन को लेके ओप्पो रेनो 5। अभी 10 दिसंबर को ये स्मार्टफ़ोन जो है, वो पहले तो चाइना में लॉन्च होने वाला है और ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है हर जगह पे, चाहे कहीं की बात कर लें। तो चाइना में ये लॉन्च होने वाला है 10 दिसंबर को और ये 2 स्मार्टफ़ोन इसमें लॉन्च होंगे। एक तो है ओप्पो का रेनो 5 जो कि एक लोअर थोड़ा वर्ज़न होगा और एक होगा ओप्पो का रेनो 5 प्रो। अब इसके ऐसे बताया जा रहा है कि ओप्पो के रेनो 5 प्रो में भी 2 वर्ज़न स्पेसिफ़िकली आएँगे अलग-अलग। तो उसके बारे में तो अभी कोई ऐसी खबर नहीं पता है। लेकिन जो ओप्पो रेनो 5 है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी निकल कर आई है, उसमें ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 4300 एमएच की बैटरी, 765G? 6.3 इंच का डिस्प्ले और लगभग इसकी जो प्राइस होगी 35,000 के आसपास एक्सपेक्ट करी जा रही है अगर
उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, वैसे तो लगभग वो 3200 युआन के आसपास है, या 3200 3100 युआन के आसपास है। और जो ओप्पो का रेनो 5 प्रो है, जो कि एक अपर रेंज वाला फ़ोन होने वाला है, जो कि एक प्रो लेवल वाला फ़ोन होने वाला है रेनो सीरीज़ में, वो भी लगभग जो है 45,000 का हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसमें हम लोग को मीडियाटेक का जो है डायमंड सिटी का 1000 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, और इसका प्राइस मैंने जैसे आपको बताया भी लगभग 45,000 के आसपास, अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, तो लगभग देखने को मिलेगा इतने का ही। तो ये एक मुझे काफ़ी ओवर प्राइस लग रहा है अभी अभी के हिसाब से भी ओप्पो रेनो 5। एक तो जी, प्रोसेसर 765G लॉन्च करेंगे हाँ, 2021 में, और 45,000 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो कज़न बहन है ओप्पो की, रियलमी, वो ज़्यादा सस्ते और ज़्यादा पैसा वसूल फ़ोन बाज़ार में लेकर आते हैं। और वन हाँ, प्लस ने नॉर्ड लॉन्च करके, और जो इनके आने वाले N10 और N100 फ़ोन है, इनसे बहुत समा बदलने वाला है पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री का। ऐसे में काफ़ी ओवर बहुत प्राइस लग ज़्यादा। रहा है। अगली खबर क्या है? अगली खबर है एप्पल के आईफ़ोन यूज़र के लिए। अगर आपके पास लास्ट ईयर का आईफ़ोन 11 है और उसमें आपको अगर कुछ टच वाले इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे, तो एप्पल ने ये किया है कि फ्री में वो सबकी स्क्रीन जो है चेंज करेंगे। आपको बस जाना है एप्पल के सपोर्ट वाले साइट पे जाके चेक करना है, आपको अपना मॉडल नंबर वगैरह डाल के देखना है कि आपका फ़ोन एलिजिबल है। अगर आपके फ़ोन में वो इश्यू आ रहा था स्क्रीन के प्रॉब्लम वाला, तो आपको ये चेक करना है कि आपका फ़ोन एलिजिबल है स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए या नहीं। तो ये भी काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि एप्पल जो है, सब लोग इसको ओवर प्राइस्ड कहते हैं, लेकिन अपने कस्टमर का जो है एप्पल काफ़ी ध्यान रखती है। तो इसी के लिए शायद वो लोग पैसे भी इतने ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन सब लोग फिर भी उसको ओवर प्राइस्ड बहुत ही ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे ये है कि आप लोगों को करना कुछ नहीं है, apple.in के ऊपर जाना है, और ये जो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक अलग से बार दिख रहा है, सर्च बार जैसा, वहाँ पर आपको अपने फ़ोन का सीरियल नंबर पता करना है। अब सीरियल नंबर फ़ोन का कहाँ होता है, ये आपको सेटिंग्स में जाके भी देखने को मिल जाएगा अपने फ़ोन का सीरियल नंबर। तो वहाँ पर जाकर आप सीरियल नंबर डालिए, और अगर वो सीरियल नंबर मैच करता है तो आप स्टोर में, और अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके रिप्लेस करा सकते हैं डिस्प्ले को। तो वो सीरियल नंबर वाले जो वो बैच के जो फ़ोन मैन्युफैक्चर हुए होंगे उनमें प्रॉब्लम है, तो पूरा का पूरा मुझे लगता है बैच ही वो लोग चेंज कर रहे हैं। हैं। और जी, क्या खबर लेकर आए हैं अभिषेक आज? और अगली खबर भी जो है एप्पल को रिलेटेड ही है, जो iOS का नया जो अपडेट आया है 14.2, उसमें बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको बैटरी के ड्रेनेज इश्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मात्र 2-3 घंटों में उनकी जो बैटरी है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जा रही है। तो एक ये इश्यू जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रहा है, और शायद से एप्पल इसको जल्दी से जल्दी ध्यान दे, क्योंकि ये ऐसा इश्यू है जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है कि फ़ोन जस्ट चार्जिंग पे अभी लगाया, थोड़ी देर यूज़ करते-करते उसकी बैटरी खत्म हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके यूज़र के एक्सपीरियंस को थोड़ा ज़्यादा जो है डैमेज करता है, तो इस पे भी एप्पल ध्यान देगा बहुत ही जल्दी। बिल्कुल, जिसे कहा जाए, लकीली मैंने अभी तक 14.2 अभी इंस्टॉल नहीं किया है अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर। सो बाय द वे, मैंने दिखाया नहीं अपना आईफोन 12 प्रो मैक्स, नहीं नहीं, अभी नहीं अभी दिखाया। नहीं देखा ना? देखो, दर्शन कर लो सबके सब। आईफोन 12 प्रो मैक्स, पैसिफिक ब्लू कलर का खूबसूरत डिवाइस है, और इसका रिव्यू जल्द ही चैनल के ऊपर मैं लेकर आऊँगा 12 प्रो मैक्स का। और थोड़ा यूज़ कर लें, थोड़ा देख लें, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आएंगे। और अभिषेक की बीच में तबीयत खराब हो गई थी, हालांकि इसे यूज़ करते हुए मुझे तो थोड़ा वक्त हो गया है, लेकिन अभिषेक बीच में कहीं गायब थे, तो उनसे मेरी गायब हो मुलाकात गए थे। आज ही हो पा रही है, तो इस कारण से वो दिखाया। लेकिन 14.2 ये जो है, इसको ज़रा ध्यान से आप वो कीजिएगा, और पैच आ जाएगा तो उस पर डिटेल्स में देखकर उसके बाद ही इसको डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा अपने फ़ोन के ऊपर। और क्या खबर है अभिषेक? अगली खबर तो एक गेमर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, जो साइबरपंक 2077 के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसके ऊपर एक खबर आई है। 10 दिसंबर को ये सुबह-सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 पे लॉन्च हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा हाइप इस गेम की बन रही है हर जगह। इंडिया में भी लोग काफ़ी ज़्यादा इसको सर्च कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। अब गेम तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन पहले तो आप ये जान लीजिए कि
अगर आपके पास PS5, PS4 या Xbox के जो लेटेस्ट वाले कंसोल आए हैं या फिर Xbox One है या फिर ऐसे गेमिंग कंसोल है, तब तो आप इस गेम को बहुत ही अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। लेकिन अगर आप पीसी पे इस गेम को खेलना चाह रहे थे, तो आपको जो एनवीडिया का GTX 1660 सुपर है, रिकमेंडेड सेटिंग्स इसी के द्वारा की कि अगर आपको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ इस गेम को एन्जॉय करना है, तो एट लीस्ट इतनी तो स्पेक्स होनी चाहिए और 12 जीबी की रैम होनी चाहिए। मतलब जिसे कहा जाए कि जेब ढीली होने वाली है कई गेमर्स की, अगर पीसी पे कई गेमिंग गेमर्स के करते लिए हैं तो बिल्कुल। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि कंसोल महंगे पड़ते हैं, लॉन्ग रन में मुझे लगता है कंसोल सस्ते पड़ते हैं। और जो आपके गेम्स हैं पीसी, जो गेमिंग रिग बनाना, वो कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो एक मैरिज है ना, वो उतनी अच्छे से नहीं है। प्ले हुँ, स्टेशन या एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट और सोनी इस चीज़ को गाइड कर सकते हैं डेवलपर्स को, इस चीज़ को बेसिकली उसके ऊपर कब्जा रख सकते हैं। कि मैं हिंदी में, मुझे उसका शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं क्या बोलूं, कि पूरा काबू में रख सकते हैं सारे ऐप डेवलपर्स को, जो गेम डेवलपर्स हैं, कि भैया तुम्हें अगर बनाना है, ये गेम डेवलप करना है, तो मेरे हार्डवेयर के हिसाब से ही करना होगा। तो ये हाँ, पावर, जो बार्गेनिंग पावर है, ये सोनी और माइक्रोसॉफ्ट के हाथों में है। लेकिन पीसी गेमर्स जो हैं, उनके उनका कोई माई बाप ही नहीं है। वो तो वहां पर ग्राफिक्स कार्ड आप हर 1.5 2 साल में अपने अपग्रेड कराओ, अपनी गेमिंग रिग को अपग्रेड कराते रहो। और एक बार आप गेमिंग रिग अगर आप थोड़ा बहुत भी अपग्रेड कराते हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 15-20 हज़ार रुपए मिनिमम खर्चा होना ही मिनिमम। है। अब 15-20 हज़ार रुपए में आप, मेरे हिसाब से तो 2 बार आपने अपनी गेमिंग रिग अगर आपने चेंज करा ली, तो आपका एक प्ले स्टेशन तो आ गया उतने पैसे में। हुँ, 2 भी आ सकते हैं अगर आपने भारी भरकम ग्राफिक्स कार्ड लगाया। और वहीं पर प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स यानी गेमिंग कंसोल में एक चीज जो बढ़िया होती है, वो ये कि 7 साल की प्रोडक्ट साइकिल होती है। अब प्ले स्टेशन 5 अगर 2020 में लॉन्च हुआ है, तो 2027 से पहले प्ले स्टेशन 6 नहीं आएगा। तो 7 साल एक प्रोडक्ट आपने लिया, 7 साल की छुट्टी। तो इसलिए कंसोल गेमिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी और प्लेटफॉर्म है, स्टेडिया पर भी आ रहा है। अब स्टेडिया इंडिया में कब आएगा पता नहीं, स्टेडिया का आता पता भी नहीं, पता नहीं गूगल इंडिया के गेमिंग मार्केट को इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। लेना चाहिए मुझे लगता है इंडियन गेमिंग लेना मार्केट को। चाहिए। गेमिंग बहुत ज़्यादा इंडिया में ग्रो होने वाली है और काफ़ी ग्रो हो भी रही है। वही। तो और कोई खबर बची हुई है? आखिरी खबर तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है कि 2024 तक जो है, अभी तक हम लोग को चाँद पे सिर्फ़ जो है आदमी ही देखने को मिले थे, जो वहाँ पे गए थे। और ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि शायद 2024 के आस-पास जो है, पहली महिला जो है वो स्पेस में जाने वाली है। जेफ बेज़ोस ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया था, एक साथ ही में उसमें ये बताया था कि जो उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो उनकी स्पेस कंपनी है जिसको वो ओन करते हैं, वो एक जो है एक रॉकेट भेजेंगे, एक स्पेस शिप भेजेंगे चाँद पे 2024 के आसपास, जिसमें जो है पहली महिला जो है वो चाँद पे कदम रखेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी खबरें सुन के। मतलब चांद पर भी अब महिलाओं का राज होगा जी, नहीं, वहां हर पर जगह। चांद में। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। लेकिन बढ़िया खबर आपने सुनाई। तो आज की खबरें काफ़ी हो गई। कितनी कितनी हमने खबरें बताई? 10 खबरें। 10 खबरें बताई हैं। चलिए, तो फिर कल फिर से मिलेंगे आप सब लोगों के साथ ट्रेंडिंग टेक के एपिसोड, अगले वाले एपिसोड नंबर 2 में। और 2 मंडे पे। से लेके सैटरडे तक आपको हम रोज़ाना ट्रेंडिंग टेक पर मिलेंगे, आपके साथ खबरें डिस्कस करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, लेटेस्ट टेक न्यूज़ आपको बताएंगे, और ज़रा बढ़िया लाइव अंदाज में आपको। और कोई अगर आपका फीडबैक हो जिससे हम इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, तो वो भी बताइएगा हमें। और मिलते हैं फिर कल एक बार फिर से शाम को 7 से 8 बजे तक। हमने वैसे प्लान किया था, लेकिन 8 अभी बजे नहीं है। तो क्यों ना अभिषेक ऐसा किया जाए, जब तक 8 नहीं बजते हैं, यहाँ पर जो व्यूअर्स की कुछ एक कमेंट्स हैं उनको शाउट आउट दे दें, कमेंट्स कर दें। तो आप भी थोड़े कमेंट्स पढ़िए, थोड़े हम कमेंट पढ़ते हैं। बाकी हर्षित अरोड़ा लगे ठीक है। हुए हैं यहाँ पर कमेंट्स का जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर
कुछ एक कमेंट्स ऐसे आए हैं कि अगर अक्की लखनऊ वाला कह रहे हैं कि अगर एक मंथ और बैन रहा तो ऐसा लगेगा कि पबजी ये क्या होता है। नहीं, ऐसा नहीं लगने वाला है दोस्त अक्की। नहीं ऐसा नहीं पबजी रहा। का जादू ऐसा है कि जिस दिन लॉन्च हुआ ना उस दिन मतलब धमाल होने वाला है। पबजी मोबाइल इंडिया और पबजी मोबाइल ने अभी पिछले महीने 100 लोगों को ऐड करने का पबजी ने फैसला ले लिया है अपनी टीम के अंदर। तो पबजी मोबाइल जिस दिन ऐड हुआ, इंडिया में आया, ऐप स्टोर पर आया, गूगल प्ले स्टोर पर आया, मतलब रिकॉर्ड टूट जाएंगे, कपड़े फट जाएंगे और जबरदस्त होने वाला है। और दूसरा, पबजी मोबाइल जो है, पबजी मोबाइल इंडिया ने ये प्लेज किया है कि भारतीय मार्केट में ई स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अगले 1 साल में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग। तो आप ये मान के चलिए $100 मिलियन जाएगा कहाँ, मार्केटिंग में, इधर उधर इवेंट्स कराने में। आपको ढेरों ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च होने के साथ ही। और अगर आपको ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आने वाला वक्त भैया बहुत पसंद आने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। जी जी बिल्कुल। यार रेडमी नोट 10 पबजी सीरीज के के बारे में अनुमान तो बताओ, रेडमी नोट 10 सीरीज के बारे में क्या क्या पता है तुम्हें? रेडमी रेडमी नोट 10 सीरीज के बारे में तो अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना पता चला है कि मल्टीपल डिवाइसेस ये लोग लॉन्च करेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं, और शायद से कुछ समय में हम लोग को वो देखने को मिल सकते हैं। चाइना में हालांकि ये लॉन्च होने वाले हैं, ऐसी कुछ खबर सुनने को आ रही थी। ये शायद लॉन्च हो रहे हैं, उसके बारे में अभी बिल्कुल कंफर्म तो मुझे याद नहीं है। जी बिल्कुल। जब तक ये ढूंढ रहे हैं। मोटो जी 5G कैसा लगा, अक्की लखनऊ वाला पूछ रहे हैं मोटो जी के बारे में। तो मोटो जी के बारे में तो गुरु मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मोटो जी 5G जो फोन है ठीक है, लेकिन जिसे कहा जाए जैसे मोटरोला के बाकी और फोन्स होते हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पर मोटो जी 5G के साथ इन्होंने ये चीज़ की है, 5G अभी इंडिया में है कहाँ। और मैं तो अभी एक इनफैक्ट एक वीडियो मैंने करीब महीने 2 महीने पहले बनाया था कि अभी कोई 5G का फ़ोन खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5G अभी इंडिया में कब आएगा, कब तक आएगा, इसका कुछ नहीं पता। अभी तो ऑक्शन भी ढंग से नहीं हुए हैं यार, अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। मनदीप सिंह मन्नू कह रहे हैं कि भाई मी 11 सीरीज की लॉन्च डेट पता कीजिए। अभिषेक पता कीजिए मी 11 सीरीज की लॉन्च डेट के बारे में। तो यहाँ पर जी ये चीज़ है कि 5G के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 5G इंडिया में अभी तो ऑक्शन नहीं हुए हैं। कौन से स्पेक्ट्रम के ऊपर, कौन से बैंड के ऊपर इंडिया में 5G चलेगा ये अभी तय नहीं है। और जब ये सरकार को पता नहीं है, नेटवर्क प्रोवाइडर्स को पता नहीं है, तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को कैसे पता होगा। तो जितने भी 5G फोन अभी मार्केट में बिक रहे हैं इंक्लूडिंग आईफोन, ये सब तुक्के वाला मामला है, अभी किसी को पता नहीं है। क्योंकि ये लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हिसाब से 5G बना के भेज दे रहे हैं भारतीय मार्केट में। पर और दूसरी चीज, 5G जब भी लॉन्च होगा इंडिया में तो वो अभी शुरुआत में तो सिलेक्टेड पॉकेट्स में लॉन्च होगा, और शुरुआत में प्लान्स भी महंगे होंगे उसके काफी। एक आम यूजर तक पहुंचने में, जो शायद किसी देश के छोटे शहर में रह रहा हो, वहां तक 5G आने में अभी लगेगा 1.5-2 साल, कहीं नहीं गए। ऐसे में आप किसी एक ऐसे फोन के ऊपर इन्वेस्ट करें सिर्फ 5G के नाम के ऊपर, तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समझदारी भरी चीज़ नहीं है। तो 5G अभी तो मत मतलब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए 5G के ऊपर। अभी बाकी और फीचर्स देखिए कि उसके अंदर वो है। तो मोटो जी 5G के जो बाकी फीचर्स हैं 5G को हटा के, उसके हिसाब से मार्केट में आपको और भी कई स्मार्टफोन्स दिख जाएंगे, रियलमी के दिख जाएंगे आपको, इवन वन प्लस के जो लेटेस्ट जो नॉट 10 नॉट 100 सीरीज जो आएगी, जब उनके फीचर्स आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर आपके मोटो जी 5G से होंगे। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। बाकी 5G के दम पर सिर्फ 5G को लेकर आप अगर करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा फैसला होगा। बाकी मुझे लगता है कि ये टेक दरबार सेशन नहीं है शिवम। चलिए आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। संतोष वेदांते कह रहे हैं योर वॉइस इज लो। यार थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, इस कारण से वॉइस आपको लो लग रही है। पर इसको यार टेक दरबार सेशन नहीं बनाएंगे कि यहाँ पर हम सिर्फ लोगों, व्यूअर्स के सवालों के जवाब दें। जो न्यूज़ हमने बताई है उससे रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो हम वी आर हैप्पी टू हेल्प। अदरवाइज टेक दरबार हम जब लेकर आएंगे तब आपके सवालों के पूरी तरीके से जवाब देंगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है और कोई सवाल अभी है नहीं, और हम लोगों को अभी ये दुकान बंद करनी चाहिए। कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से हम वापस आएंगे।
ठीक है अभिषेक, सो सी यू, और बाकी हमारा नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेक गुरु 2.2।